Good morning, students. Now we will continue the next part of this chapter 6, the three orders in history. Okay, so in the first part, we covered the half of the first half part of this chapter. Now, in the second part, in this part, we will continue the other half part of this chapter. Okay, now let's start. Here is the factors affecting social and economic relation. ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन जो थे यूरोप में उनको अफेक्ट किया था? सबसे पहले द एनवायरनमेंट। 5th और 10th सेंचुरी के बीच में यूरोप में का जो क्लाइमेट था वो बहुत ठंडा होने लगा, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक चेंज आने लगे और जो ग्रोइंग क्रॉप्स के ग्रोइंग का जो सीज़न था वो छोटा होने लगा और जिसके कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो कम होने लगा। 11th सेंचुरी तक यूरोप में फिर वार्म फेज़ आया, गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी। इसे टेम्परेचर के बढ़ने पर भी एग्रीकल्चर पर जो एडवर्स इफेक्ट पड़ा उसका। पीजेंट्स के पास अब लॉन्गर ग्रोइंग सीजन थे, सॉइल को अब इजीली प्लॉव किया जा सकता था जिससे एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन आया। नाउ लैंड यूज़। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो पीजेंट्स यूज़ करते थे वो प्रिमिटिव थी मतलब बैलों के कंधे पर, बैलों के गर्दन पर हल रख के लकड़ी का और फिर खेत को जोता जाता था और उसको डिग किया जाता था। और जो फील्ड था कभी उसको 4 साल में एक बार हाथों से भी खोदना पड़ता था जिससे एग्रीकल्चर में लेबर की डिमांड ज़्यादा हो गई थी। एक जो अनप्रोडक्टिव मेथड था क्रॉप रोटेशन का वो यूज़ किया जाता था यूरोप में, जिसमें पूरे लैंड को 2 भागों में बांटा जाता था। जब एक भाग पर खेती की जाती थी तब दूसरे भाग को जो है खाली छोड़ दिया जाता था उनका न्यूट्रिटिव गेन करने के लिए। इसके कारण जो था जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी और फ्रीक्वेंट फेमाइन भी आता था। क्रॉनिकल मालन्यूट्रिशन भी अकर होने लगा सोसाइटी में और जो पुअर थे वो और उनके साथ डिफ़िकल्टी आने लगी उनकी लाइफ में। लेकिन लॉर्ड्स को तो अपनी इनकम बढ़ाने से मतलब था, इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक अपनी मैनोरियल स्टेट में किसानों से काम करवाते थे और काम का समय बढ़ा दिया गया लेकिन वेजेस पर उनके कोई भी असर नहीं पड़ा, उसे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए एग्रीकल्चर की फील्ड में? 11th सेंचुरी में कई सारे चेंजेस आए एग्रीकल्चर के फील्ड में। जो है अब जो हल यूज़ किए जाते थे वो हैवी आयरन टिप्ड होते थे, उसमें आयरन के फाल बड़े बड़े लगे होते थे और जो मोल्ड बोर्ड्स थे उसे जो पुराने वुडन इक्विपमेंट से लकड़ी के जो पुराने हल होते थे उनकी जगह पर मोल्ड बोर्ड्स का यूज़ किया जाने लगा। ये जो प्लोव्स थे ये ज़्यादा गहराई तक ज़मीन को खोदते थे, गहराई में खेत को जोतते थे और जो मोल्ड बोर्ड्स थे वो उसका यूज़ करने से हुआ ये कि जो सॉइल थी अब सूटेबल हो गई और जिसका रिजल्ट हुआ कि बेटर यूज़ हुआ न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में। ठीक है, तो ज़्यादा उपजाऊ बन गई मिट्टी इससे। और जो हल पहले बैलों के जानवरों के कंधों पर रख करके हल जोता जाता था उसकी जगह पर अब नेक पर रख करके एनिमल्स के खेत जोता जाता था हल को रख के। अब उसकी जगह पर जो एनिमल्स थे उनके कंधों पर रखा जाने लगा हल को, जिससे एनिमल्स के ऊपर भी जो भार था, वज़न था वो कम पड़ने लगा और एनिमल्स की कैपेसिटी भी बढ़ गई अब काम करने की। और जो हॉर्सेस थे उनके पैरों में नाल लगवाई जाने लगी ताकि उनके पैर जो हैं सेफ रहें। तो इससे देयर वाज इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर के लिए विंड और वाटर एनर्जी का भी यूज़ किया जाने लगा। सॉरी, हाँ, देयर वॉज इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर के लिए अब विंड और वाटर एनर्जी का भी यूज़ किया जाने लगा। पूरे यूरोप में विंड और वाटर पावर मिल्स इस्टेब्लिश की जाने लगी अनाज को ग्राइंड करने के लिए और ग्रेप्स को प्रेस करने के लिए। तो इससे जो किसान थे, जो लेबर्स थे, उन पर काम का बोझ कम हो गया। ठीक है, 3 फील्ड सिस्टम अब इंट्रोड्यूस हो गया सोसाइटी में। पहले ज़मीनों को 2 भाग में बांटते थे, अब ज़मीनों को 3 भागों में बांटा जाने लगा था। इसमें जो पीजेंट्स होते थे
एक साथ दो टुकड़ों पर, ज़मीन के दो टुकड़ों पर एक साथ खेती किया करते थे और एक जो टुकड़ा होता था ज़मीन का उसे छोड़ दिया करते थे न्यूट्रिएंट गेन करने के लिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाने लगा था और ज़मीन का जो पार्ट था वो उन्हें ज़्यादा मिलने लगा, तो जो प्रोडक्शन था वो कई गुना बढ़ गया। और जो है जो रोटेशन था क्रॉप का वो भी अब अच्छा हो गया और हर साल, हर 3 साल में जो है वो क्रॉप्स को रोटेट करते थे और प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने से फूड प्रोडक्शन में भी काफ़ी एनहेंसमेंट मिला और हर यूनिट जो थी लैंड की वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा और प्लांट्स जैसे कि पीस थे, बीन्स थे, इनका बेटर मैनर में यूज़ होने लगा और प्रोटीन डाइट जो यूरोपियंस की थी वो पहले से बेटर हो गई। एनिमल्स के लिए फॉडर भी प्रोवाइड होने लगा। अब जो कल्टीवेटर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड छोटे छोटे लैंड पर भी प्रोड्यूस करते थे। ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अब होने लगा था। तो जो एवरेज होल्डिंग थी पीजेंट्स के फार्म की वो 100 एकर्स से 20 से 30 एकड़ हो गई। मतलब जितनी उपज पहले 100 एकड़ ज़मीन पे होती थी अब उतनी ही 20 से 30 एकड़ ज़मीन पे होने लगी। तो जो स्मॉल होल्डिंग थे वो रिड्यूस होने लगे। अब जो लेबर्स थे उनके पास क्योंकि अब टेक्नोलॉजी थी तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर लेते थे, इसीलिए उनके पास जो खाली समय बच जाता था उसका यूज़ वो दूसरे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए करते थे। 11th सेंचुरी के दौरान जो पर्सनल बॉन्ड्स थे, जो पर्सनल बॉन्ड्स पर बेस्ड जो फ्यूडलिज्म था, जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था वो कमज़ोर पड़ने लगा। जो लॉर्ड्स थे वो अब जो टैक्स कैश में लेने लगे थे। पहले ज़मीन का प्रोड्यूस दिया जाता था, जो प्रोडक्शन होता था उसका कुछ पार्ट दिया जाता था टैक्स के रूप में, लेकिन अब जो रेंट था वो लॉर्ड्स कैसे लेते थे, कैश में लेने लगे। इससे जो पीजेंट्स थे उनको भी फ़ायदा हुआ। वो अपनी जो बाकी का जो प्रोड्यूस था वो मार्केट में दूसरी जगह बेच करके और अच्छी कीमत उससे लेते थे। इससे जो पीजेंट्स थे वो भी धीरे धीरे रिच होने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगी। उनकी खुद की बड़ी बड़ी ज़मीनें अब होने लगी। अब नेक्स्ट है अ फोर्थ ऑर्डर न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो विलेजेस थे, हमने क्या पढ़ा पीछे कि जो पीजेंट्स थे उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी, वो अदर क्रिएटिव वर्क में भी अब जो थे दूसरे काम भी करने लगे थे, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। तो अब ऐसे करके धीरे धीरे जो विलेजेस थे उनका डेवलपमेंट हुआ और जो विलेजेस थे वो टाउन्स में कन्वर्ट होने लगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाउन्स और टाउन पीपल के बारे में। जो नई टेक्नोलॉजी थी एग्रीकल्चर में, इससे एग्रीकल्चर में काफ़ी ग्रोथ हुई, जिसके कारण पॉपुलेशन, ट्रेड और टाउन इन तीनों एरियाज में प्रोग्रेस हुई। यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो 42 मिलियन थी। 42 मिलियन से बढ़ करके 1000 से 62 मिलियन हो गई। 1200 और 73 मिलियन लगभग 1300 एडी तक इतनी जनसंख्या वहाँ की बढ़ गई थी। बेटर फूड और लाइफ स्पैन, बेटर फूड के कारण जो लाइफ स्पैन था वो बढ़ गया, लोगों का जीवन जो था वो लंबा होने लगा। एवरेज यूरोपियन जो थे अब वो 10 साल ज़्यादा जीने लगे थे 13th सेंचुरी में 8th सेंचुरी से अगर उसकी तुलना करें तो। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था उसके कारण टाउन्स डेवलप हुए। रोमन एम्पायर में पीजेंट जो थे अब उनको अपने सरप्लस बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत थी और टूल्स और क्लॉथ खरीदने के लिए उन्हें मार्केट की ज़रूरत थी। इससे जो होल्डिंग इससे दिस लेड टू द इंक्रीज इन होल्डिंग रेगुलर फेयर्स एंड स्मॉल टाउनशिप। इससे जो है रेगुलर फेयर्स लगाए जाने लगे और छोटे छोटे टाउन्स बनने लगे। ये जो टाउनशिप थी वो धीरे धीरे बड़े बड़े टाउन में कन्वर्ट हो गई और टाउन स्क्वायर बनाए, चर्च, स्ट्रीट, यहाँ पर मर्चेंट्स अपने शॉप्स बनाने लगे, अपने घर बनाने लगे, ऑफिस बनने लगे एडमिनिस्ट्रेटर्स के। सिटी में जो शहर में एक पूरा का पूरा शहर अब बसने लगा। ठीक है, जो टाउन्स थे वो टाउन में बड़े बड़े कैसल्स बनने लगे जहाँ पर बिशप्स अपने स्टेट को और बड़े बड़े चर्चिज़ को जो है मैनेज किया करते थे। सर्विसेज के बजाय जो लोग थे अब टैक्स पे करने लगे लॉर्ड्स को, जो ओनर होते थे लैंड के और अपने शहर में रहते थे। टाउन्स जो थे वो पेड वर्कर्स
को वर्कर्स को पेड किया करते थे उनके काम के बदले में, और जो यंग पीपल थे उनको पीजेंट्री से फ्रीडम मिल गई। अब उन पर कोई बंदिश नहीं रह गई कि उन्हें किसान ही बनना है। टाउन एयर मेक्स फ्री वॉज अ सेइंग पॉपुलर इन मिडिवल यूरोप। मिडिवल यूरोप में ये स्टेटमेंट कहा गया कि जो टाउन्स थे इन्होंने आज़ादी दी, लोगों को आज़ादी से जीने का एक एनवायरनमेंट दिया। कई सारे जो सर्फ्स थे, जो बंधुआ मजदूर जिन्हें हम इंडिया में कहते हैं, ऐसे लोग अपने मास्टर्स की जो बॉन्डेज थी उससे छूट गए और उन्होंने अपने आप को टाउन्स में जाकर के वो वहाँ पर रहने लगे, वहाँ पर छुप के अपना जीवन यापन करने लगे। अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते थे 1 साल तो उन्हें फिर उनके मास्टर फिर नहीं ढूंढते थे, है ना, तो अब वो फ्री हो गए थे। देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट्स। अब टाउन्स में बहुत बड़ी संख्या में शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स हो गए थे। फिर बाद में स्किल्ड इंडिविजुअल भी वहाँ रहने लगे, जैसे कि लॉयर और बैंकर्स। बड़े बड़े जो टाउन्स थे वहाँ पर पॉपुलेशन लगभग 30,000 से भी ज़्यादा बढ़ कर के हो गई और एक 4th ऑर्डर बन करके तैयार हो गया। गिल्ड्स जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था मिडिवल यूरोप में, जो क्राफ्टर इंडस्ट्रीज थी वो गिल्ड में उन्होंने गिल्ड को ऑर्गेनाइज किया। ये जो गिल्ड्स होते थे वो गुड्स होती थी, वस्तुएं होती थी जो मैन्युफैक्चर होती थी, उनकी क्वालिटी, प्राइस और सेल को कंट्रोल किया करते थे। गिल्ड हॉल जो था हर टाउन का एक पार्ट होता था जहां पर गिल्ड्स के जो भी हेड्स होते थे वो आपस में मीटिंग करते थे, और ट्रेड और कॉमर्स के एक्सपेंशन के कारण जो टाउन के मर्चेंट्स थे वो बहुत वेल्दी हो गए थे, पावरफुल हो गए थे, और अपने वो पावर को नोबिलिटीज़ के साथ कंपेयर करते थे। मतलब जो नोबल्स थे उनसे भी ज़्यादा वो पावरफुल और अमीर हो गए थे। नाउ कैथेड्रल टाउन्स, जो बड़े चर्चेज थे, बड़े बड़े चर्च थे, उन्हें कैथेड्रल कहा जाता था। 12th सेंचुरी के बाद कैथेड्रल्स जो थे वो फ्रांस में बनाए गए। कैथेड्रल्स जो थे मोनास्टरी से बिलोंग करते थे। अलग अलग जो लोग थे उन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अपने उसमें उनके अपने लेबर्स होते थे, मटेरियल होता था, या फिर अपना उनका पैसा लगा होता था। कैथेड्रल जो होता था स्टोन से बना होता था, और कुछ कई साल उसको लगते थे बनाने में। ये यहाँ पर कैथेड्रल का आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पर बना हुआ है ना। कई साल लग जाते थे स्टोन से कैथेड्रल बनाने में। ये जो एरिया होता था वो कैथेड्रल के आसपास जो आता था वो मोर पॉपुलेटेड एरिया होता था और पिलग्रिमेज का सेंटर वो बन जाता था। छोटे जो टाउन्स होते थे उनके आसपास डेवलप हो जाते थे। कैथेड्रल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि जो प्रीस्ट की वॉइस है वो हर व्यक्ति तक पहुँचे जो उस असेंबली हॉल में बैठा है। सिंगिंग साउंड जो होती थी मॉन्क्स की, और जो चाइमिंग बेल्स थी वो बहुत लंबी दूरी तक पहुँचती थी। जैसे कि प्रेयर्स बोली जाती थी वो भी काफ़ी दूर तक पहुँचती थी। इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाता था कैथेड्रल्स का। स्टेन्ड ग्लास, वहाँ पर स्टेन ग्लास का यूज़ किया जाता था विंडोज़ बनाने के लिए कैथेड्रल के। ये जो ग्लासेस होते थे दिन के समय पर यहाँ पर कैथेड्रल जो थे वो लोगों को दिखाई देते थे। मतलब जो लोग अंदर होते थे उनको बाहर के लोग दिखाई देते थे, और रात के समय पर जो लाइट होती थी कैंडल्स की वो विजिबल होती थी, बाहर के लोग दिखते थे उससे, उस कैंडल की रोशनी में। तो जो ये स्टेन्ड ग्लास होते थे इनको बाइबल में स्टोरी के थ्रू नरेट किया गया है, पिक्चर्स के थ्रू, है ना। तो जो इलिटरेट्स लोग थे वो भी इन स्टोरीज को समझ सकते थे, बिकॉज इनमें पिक्चर्स का यूज़ किया जाता था इन स्टोरीज को नरेट करने के लिए। फिर है द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में क्या क्राइसिस आया सोसाइटी में यूरोप के? अर्ली 14th सेंचुरी तक यूरोप की जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन थी वो थोड़ा धीमी होने लगी। 13th सेंचुरी में जो वार्म समर्स के कारण जो पिछला साल था उससे वो 13th सेंचुरी के पहले के जो साल थे वो बहुत ज़्यादा ठंडे थे, और उसके बाद जो 13th सेंचुरी में समर आया वो बहुत गर्म, उनको बहुत गर्म हो गया। सीज़न जो क्रॉप्स के ग्रोइंग का था वो रिड्यूस होने लगा, 1 मंथ कम हो गया ग्रोइंग क्रॉप्स का सीज़न। स्टॉर्म्स और ओशनिक फ्लडिंग जो थे उनके कारण कई सारे फार्मलैंड डिस्ट्रॉय हो गए, और जो इनकम थी
जो टैक्सेस से, गवर्नमेंट के टैक्सेस से लोगों को मिलती थी वो रिड्यूस होने लगी। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने लगी, जिसका इमीडिएट रिजल्ट फेमाइन के रूप में दिखाई दिया, अकाल पड़ा। ट्रेड को भी काफ़ी गहरा झटका लगा, क्योंकि मनी की शॉर्टेज होने लगी मार्केट में। इसके कारण जो सिल्वर माइंस के आउटपुट थे वो काफ़ी शॉर्ट होने लगे ऑस्ट्रिया और सर्बिया में। द शिप्स केम विद रैट्स कैरिंग द डेडली बबोनिक प्लेग इन्फेक्शन। शिप्स जो होती थी, जो व्यापार ट्रेड जिनसे किया जाता था, वहाँ पर रैट्स कैरी होते थे, और जिनके कारण प्लेग का इन्फेक्शन फैल गया पूरे यूरोप में। दिस कैटास्ट्रॉफ कंबाइंड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये जो कैटास्ट्रॉफ था इसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई और बहुत ज़्यादा सोशल डिसऑर्डर हुआ और बहुत नुकसान उठाना पड़ा पूरी सोसाइटी को। सीरियस इम्बैलेंसेस वर क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर के बीच में जो इम्बैलेंस था वो बहुत बढ़ गया, बहुत गहरा हो गया दोनों के बीच में। ये जो अंतर था, प्रोडक्शन भी कम होने लगा एग्रीकल्चर का, और जो मैन्युफैक्चर था वो भी कम होने लगा। अब है सोशल अनरेस्ट। लॉर्ड्स की जो इनकम थी वो डिक्लाइन होने लगी, बहुत तेज़ी से कम होने लगी। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे उनकी कीमतें घटने लगी, और लेबरर्स थे उनकी मजदूरी बढ़ने लगी। इन डिसेपरेशन दे ट्राइड टू गिव अप द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिवाइव लेबर सर्विस। तो इनको सेपरेट करने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि जो मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको छोड़ करके लेबर सर्विसेज को फिर से रिवाइव किया जाए जैसे पहले होता था। दिस वॉज फियरली अपोज्ड बाय ऑल पीजेंट्स। लेकिन इसका अपोज किया जितने भी पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने इस सिस्टम को जो था उसको अपोज किया, इंक्लूडिंग बेटर एजुकेटेड एंड मोर प्रॉस्पेरस वन। उनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो एजुकेटेड थे और ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया फ्लैंडर में 1323 में, फ्रांस में 1358 में और इंग्लैंड में 1381 में। ऑल्दो जो रिवोल्ट्स थे वो उन्हें रुथलेसली क्रश कर दिया गया, लेकिन जो एक सिग्निफिकेंट थिंग था वो ये था कि वो ब्रूटल इंटेंसिटी के साथ फिर से अकर हुए उन एरियाज़ में, और इकोनॉमिक ग्रोथ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। इट वाज अ साइन ऑफ पीजेंट्स अटेम्प्ट फॉर सिक्योरिंग दियर गेन्स। तो ये एक साइन था कि जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो अपने गेन्स को सिक्योर करने के कर सकते थे, और जो उन्होंने पहले की सेंचुरीज़ में बनाया था। पीजेंट्स के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी टिकी हुई थी वहाँ की, और ये उन्होंने दिखा दिया था। जो पीजेंट्स का एग्रेशन था उसके कारण जितने भी ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर थे वो अब रीइंस्टॉल नहीं हो पाए। पहले वाला जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था वो फिर से रीइंस्टॉल करना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो जो लॉर्ड्स थे वो रिबिलियन को क्रश करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, और जो पुराने फ्यूडल प्रिविलेजेस थे उन्हें वो रीइंस्टीट्यूट करने में एबल नहीं हो पाए। जैसा वो चाहते थे वैसा वो नहीं कर पाए। ओके, ना पॉलिटिकल चेंजेस बिटवीन 15th एंड 16th सेंचुरी। अब पॉलिटिकल चेंजेस क्या है, वो तो हमने सोशल चेंज देखा। अब पॉलिटिकल चेंज क्या आया 15th और 16th सेंचुरी के बीच में? पॉलिटिकल स्फीयर में जो डेवलपमेंट था वो सोशल प्रोसेसेस के ही पैरेलल था। 15th और 16th सेंचुरी में जो ट्रियम्फेंट रूलर्स थे यूरोप में, उनका इमर्जेंस हुआ, और ये एंड दे वर स्टिमुलेटेड बाय सोशल चेंज ऑफ 13th एंड 14th सेंचुरी एज द फ्यूडल सिस्टम वीकन। जैसे फ्यूडल सिस्टम वीक होने लगा 13th और 14th सेंचुरी में, वैसे ही यहाँ के रूलर्स की जो स्थिति थी वो भी धीरे धीरे वीक होने लगी। जो दोनों ही पावरफुल न्यू स्टेट्स थे और जो इकोनॉमिक चेंजेस थे, इन्होंने यूरोप में काफ़ी चेंजेस अकर किए, और जो यूरोप की पूरी पॉलिटिकल कंडीशन थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया। हिस्टोरियंस ने इन किंग्स को न्यू मोनार्क्स कहा, है ना। जैसे लुई 16 फ्रांस में, मैक्समिलियन ऑस्ट्रिया में,
हेनरी सेवन इंग्लैंड में और इसाबेल और फर्डिनैंड स्पेन में, ये सब एब्सोल्यूट मोनार्च थे। उन्होंने अपनी आर्मीज़ बनाना और उन्हें ऑर्गेनाइज करने की प्रोसेस शुरू की, एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रखी और नेशनल टैक्सेशन की प्रक्रिया शुरू की। स्पेन में और फ्रांस में जो था एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया यूरोपियन एक्सपेंशन को ओवरसीज़ में बढ़ाने के लिए। यूरोप का जो एक्सपेंशन था समुद्र के किनारे पर काफ़ी बढ़ा और इसकी शुरुआत इसको ऐसा ये जो ओवरसीज़ एक्सपेंशन था यूरोप का, इसको बढ़ाने में स्पेन और फ्रांस का सबसे बड़ा रोल था। जो मोनार्च थे the monarchs dispensed with the system of feudal levies for their armies and initiated professionally trained infantry equipped with gun and siege artillery directly under their control। जो मोनार्क्स थे, अब उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को फॉलो नहीं किया, फ्यूडल लिवाइस को फॉलो नहीं किया अपनी आर्मीज़ को रखने के लिए। जैसे पहले होता था कि फ्यूडल्स के पास ज़मीनें, फ्यूडल्स को ज़मीनें दे देता था राजा और वो आर्मी को रखते थे और जब वॉर पे ज़रूरत पड़ती थी तो वो आर्मीज़ प्रोवाइड कराते थे। अब जो था, जो मोनार्क्स थे, उन्होंने फ्यूडल लिवाइस पर नहीं रखा अपनी आर्मी को, बल्कि उन्होंने प्रोफेशनली उन्हें ट्रेंड किया, इन्फेंट्री बनाई, इक्विप किया उन्हें गन से, और जो टेक्नोलॉजी थी लेटेस्ट उनसे उन्हें इक्विप्ड किया और अपने कंट्रोल में उन्हें रखा। तो जो नोबिलिटीज़ की रेजिस्टेंस थी वो कोलैप्स हो गई और मिलिट्री एफिशिएंसी जो थी राजा के लिए, राजा ने अपनी मिलिट्री एफिशिएंसी बढ़ा ली और मिलिट्री के बल पर वो शासन करने लगा। जो सेंट्रलाइज्ड पावर था वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया इजीली, क्योंकि एरिस्टोक्रेसीज का कन्फ्रंटेशन वहाँ चलता रहा। जो नोबिलिटी थी उन्होंने एक टैक्टिकल ट्रांसफ़र मैनेज किया और जो उनके ओपोनेंट्स थे, जो नए रिजाइम थे, वो लॉयलिस्ट में कन्वर्ट हो गए। द किंग वॉज एट द सेंटर ऑफ एन इलेबोरेट कोर्टियर सोसाइटी एंड अ नेटवर्क ऑफ पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप। जो राजा था अब सेंटर बन गया पूरे शासन का, पूरे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर था और उसके आसपास पूरी सोसाइटी थी और उसके जो रिलेशनशिप थे उन्हीं से बनते थे जो उसको पैटर्न करते थे, जो उसकी प्रशंसा करते थे, जो वही अब उसके हित चिंतक थे या फिर उसके दोस्त होते थे, उन्हीं से वो रिलेशनशिप बनाता था। ऑल रूलर्स पावरफुल और वीक रिक्वायर्ड द असिस्टेंस ऑफ दोज हु कुड कंट्रोल पावर विच कुड बी अरेंज्ड और एक्वायर्ड बाय वे ऑफ मनी। जितने भी रूलर्स थे, चाहे वो पावरफुल हो या वीक हो, उन सब को एक कंट्रोल की ज़रूरत थी। जो भी पावर्स उनके आसपास अराउज हो रही थी मनी के वे से, जो मनी जहाँ से उन्हें मिलती थी, उन सभी वेज को कंट्रोल करना उनके लिए ज़रूरी था। मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे, एक इम्पॉर्टेंट रोल था उनका सोसाइटी में, क्योंकि वो मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे राजा के लिए, उन्हें पैसा दे करके, कर्जा दे करके। इसीलिए उन्हें इजी एक्सेस मिलता था रॉयल कोर्ट तक पहुंचने का। जो राजा होता था, किंग होता था, उसने नॉन फ्यूडल कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया अपने स्टेट में। जो फ्यूडल सिस्टम है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और ये जो बैंकर्स थे और मर्चेंट्स थे, इनकी जो कंडीशन थी वो स्ट्रांग हो गई यहाँ पर। द लेटर हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड वॉज टू बी शेप्ड बाय दीज चेंजेस इन द पावर स्ट्रक्चर। तो जो पावर का स्ट्रक्चर बना, जो शेप हुआ, जो एक नया शेप बना पावर का, जो चेंजेस आए फ्रांस और इंग्लैंड में लेटर हिस्ट्री में, बाद के इतिहास में, वो इन्हीं कारणों से आया था। ठीक है, तो अब ये चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश हो गया है। दोनों ही पार्ट इस चैप्टर के बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और सुनना है, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आफ्टर दैट मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बुक एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, अदरवाइज इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, टिल देन गुड बाय।